साथियों नमस्कार। अवस्थी क्लासेज हिंडौन सिटी में आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन। मैं मुकेश फौजदार व्याख्याता संस्कृत विषय को लेकर आपके बीच में दोबारा से बात करने आया हूं दोस्तों, क्योंकि हमने व्याकरण का पोर्शन आपको पढ़ा दिया है। आज हम शिक्षण विधि को लेकर बात करने वाले हैं। तो शिक्षण विधियों में क्या चीज है, कैसे है, बात करें तो सिलेबस में हमारे शिक्षण विधियों का कितना योगदान है, ये बात हमको बड़े पहले से सीख लेनी है। थोड़ा गहराई से हम इसके बारे में जान लें 2 मिनट। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि नीट के सिलेबस में हमारे सामने 30 नंबर का जो है कि अंक भार दिया गया है, और 30 नंबर के अंक भार में मतलब 2 चीजें हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं रिटन में कि 30 नंबर की जो परीक्षा हमारी होगी, इस 30 अंक की परीक्षा का जो अंक भार है वो अंक भार 2 भागों में डिवाइडेड है। अपन बात करें तो 20 + 10 और बात करें 15 + 15। कई बार ऐसा होता है नीट परीक्षा में देखने को मिला है अब तक जो परीक्षाएं हुई हैं कि अगर 20 नंबर की हमारी ग्रामर रखी गई है तो 10 नंबर की दोस्तों हमारी शिक्षण विधियों का योगदान होता है, और यदि 15 नंबर की ग्रामर है तो 15 नंबर की हमारी क्या होती है, शिक्षण विधियां। ये दोनों रेशो में से कोई सा भी रेशो परीक्षा में आ सकता है। L1 L2 दोनों में किसी तरीके से आ सकता है, इसलिए कोई समस्या का विषय नहीं है। विषय है सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ये जानना कि अब ग्रामर में तो हमने सीख लिया कि वर्ड क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है, ये सारी चर्चा हमने विस्तृत कर ली है आपके बीच में। अब हम लोग जो है शिक्षण विधि को लेकर बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, स्टार्टिंग से हम लेते हैं शिक्षण विधियों के बारे में बात। दोस्तों शिक्षण क्या होता है, शिक्षण क्या होता है, सबसे पहला सवाल। और शिक्षण के विधियां क्या होती हैं, प्रविधियां क्या होती हैं, इनको लेकर मैं विस्तृत चर्चा आपके बीच में करने वाला हूं। सबसे पहले हम संस्कृत शब्द की जानकारी तो ले चुके हैं बहुत पहले। आज हम शिक्षण शब्द की जानकारी लेना चाहेंगे। शिक्षण शब्द जो है वो शिक्ष धातु के साथ लुट प्रत्यय के योग से बना है। दोस्तों मैं आपको व्याकरण में बता ही चुका हूं कि प्रत्यय का जब प्रयोग करेंगे तो उसकी मौलिक दशा में से क्या चीज निकल के आएगी, हलंत्यम क्या काम करेगा, लसक तद्धिते क्या काम करेगा, आदि टुड़ वैसा प्रत्यय से चूटू, ये सारे सूत्रों के बारे में मैंने आपको संज्ञा प्रकरण में पढ़ा दिया था। संज्ञा प्रकरण में जो बातें हमने पढ़ ली है उन बातों में से थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन देता हूं। तो देखिए बात ये निकल के आती है कि यहाँ पर जो लुट में टा लगा हुआ है, इस टा की संज्ञा हम किससे करेंगे दोस्तों, हलंत्यम से। हलंत्यम से संज्ञा कर दी, तस्य लोप से इसका क्या हो जाएगा, लोप। लोप जब हो जाएगा ला की संज्ञा करेंगे हम दोस्तों किससे, लसक व तद्धिति से। लसक व तद्धिति सूत्र से इसकी संज्ञा करेंगे और तस्य लोप से इसका भी लोप हो जाएगा। दोस्तों फिर हमारे पास एक बात बच के आती है, क्या, यू बच के आता है। यू, ये जो यू बचा है इसके लिए सूत्र है युवोर नाको। क्या सूत्र है दोस्तों, युवोर नाको। ये युवोर नाको सूत्र जो है वो यू के स्थान पर तो अन करेगा और वू के स्थान पर क्या करेगा, अक। ये 2 विकार पैदा करेगा। अब हमारे सामने लुट में से बच क्या गया, यू बच गया। तो यू बच गया तो सीधी सी बात ये निकल के आती है कि शिक्ष धातु में हम लोग क्या जोड़ेंगे, अब यू को जोड़ेंगे, और यू का क्या बनता है हमारे सामने, अन बनता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको सूत्र के द्वारा। तो दोस्तों अब हमारा ये बनता है 6 + अन। क्या बनता है, 6 + अन। अब 6 + अन जब हम जो जोड़ के बताएंगे, संयोग संज्ञा जब इसकी करेंगे तो हमारे सामने इसका पद निकल के आएगा शिक्षण। क्या पद निकल के आएगा, शिक्षण। इस तरीके से पद निकल के आ रहा है। अब हमने एक नियम भी बताया था व्याकरण में आपको, रसाभ्याम णोने समान पादे। नियम क्या था, रसाभ्याम णोने समान पादे। ये जो सूत्र है इसने हमसे एक बात कही थी कि किसी भी शब्द में रा और शा के बाद ना हो तो ना को अणा हो जाता है। क्या कहा था मैंने, किसी भी शब्द में रा और शा के बाद क्या हो, ना हो तो ना को अणा हो जाता है। तो मैं जो शिक्षण पद हमने लिखा है इसको लेके मैं वापस से थोड़ी बात करूं तो देखिए हमने कहा है कि रा और सा के बाद में ना होना चाहिए। रा और सा के बाद में क्या होना चाहिए, ना होना चाहिए। तो दोस्तों शिक्षण जो शब्द लिखा हुआ है इसमें रा कहीं है नहीं है, लेकिन क्षत्रिय वाला छ जो है वो संयुक्त अक्षर दिया हुआ है, और संयुक्त अक्षर में दोस्तों मूर्धन्य सा विद्यमान रहता है। तो मैं केवल यहां पर रा ऐसे और मूर्धन्य सा ऐसे, इन 2 की बात ही तो कर रहा था। अब यदि ना से पहले मूर्धन्य सा है तो ना के स्थान पर अड़ा हो जाएगा और ये शिक्षण पद आपका तैयार हो जाएगा। अब ये तो बात हो गई शिक्षण की उत्पत्ति की। शिक्षण का मतलब क्या होता है कि अध्यापक द्वारा छात्रों को
अनेक विधियों और प्रविधियों के द्वारा भाषा का ज्ञान कराना ही शिक्षण कहलाता है। शिक्षण की परिभाषा क्या होती है? अध्यापक द्वारा छात्रों को अनेक विधियों और प्रविधियों के उपयोग के द्वारा जो शिक्षा का ज्ञान कराया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? शिक्षण बोलते हैं। मतलब सीधा सीधा कि शिक्षण जब भी आपका होगा, अध्यापक और छात्रों के बीच में शिक्षण की जब प्रक्रिया चालू हो जाएगी तो दोस्तों निश्चित रूप से विधि और प्रविधियों का प्रयोग भी होना शुरू हो जाएगा। और यदि विधि और प्रविधियों का प्रयोग शुरू हो गया है तो वो आपका शिक्षण प्रभावशाली हो जाता है। कैसा होता है दोस्तों? प्रभावशाली शिक्षण होता है। अब हम लोग वापस से देखते हैं ये जो शिक्षण हमारा बना है ये किस लिंग का है। अब हमारे लिए एक सवाल और आता है कि शिक्षण में लिंग कौन सा है। तो इस शिक्षण के लिंग के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें नपुंसक लिंग है। कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग। ये शिक्षण में लिंग हो गया नपुंसक लिंग। शिक्षण नपुंसक लिंग का पद है। क्यों है भैया नपुंसक लिंग का पद? क्योंकि हमारे सामने नियम है कि ल्युट प्रत्यय से बनने वाले पद नपुंसक लिंग होते हैं, जिसका सूत्र है ल्युटी नपुंसकी। ल्युटी नपुंसकी। ये सूत्र हमको एक जानकारी देता है क्या कि अगर हम लोग कहीं भी नपुंसक लिंग के शब्द बना रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां ल्युट प्रत्यय जोड़ा गया होगा, ऐसा मान लें आप। क्यों? क्योंकि ल्युट प्रत्यय से बनने वाले पद नित्य ही क्या होते हैं? नपुंसक लिंग होते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और देना चाहता हूं। देखिए कैसे। जैसे हमारे भाषाई 4 कौशल होते हैं। भाषाई कौशल कितने होते हैं? 4। और भाषाई कौशलों में जब हम बात करें तो 4 कौशलों के नाम अलग अलग हैं। श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। तो दोस्तों इनके बारे में विस्तृत तो हम पढ़ेंगे ही। फिलहाल मैं छोटी सी जानकारी आपको उपलब्ध करा रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिखा श्रवणम, दूसरा मैं लिख रहा हूं भाषणम, तीसरा लिख रहा हूं मैं पठनम और चौथा लिख रहा हूं मैं लेखनम। तो मित्रों ये 4 चीजें जो मैंने लिखी हैं, ये चारों जो कौशल हैं आपके श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, इनमें भी आपका कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग है। पूछिए क्यों? क्योंकि श्रु धातु के साथ ल्युट प्रत्यय के योग से बनता है श्रवणम। दूसरा हम बात कर रहे हैं भाष धातु के साथ ल्युट प्रत्यय के योग से बनता है भाषणम। पठन धातु के साथ ल्युट प्रत्यय के योग से बनता है पठनम। और लिख धातु के साथ ल्युट प्रत्यय के योग से बनता है लेखनम। आप लोग समझ रहे होंगे कि सर व्याकरण तो पहले ही पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे दोबारा से व्याकरण का परफॉर्मा क्यों सेट कर दिया है? तो वो इसलिए क्या है मित्रों कि शिक्षण शब्द को समझाने के लिए ल्युट प्रत्यय का समझाना जरूरी था और इस बात को समझाने से हमारे 4 भाषाई कौशलों की बात भी सुस्पष्ट हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब हम देखेंगे सबसे पहले कि भाषा का शिक्षण हमको कराना है तो हम भाषा कौन सी पढ़ रहे हैं? संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं दोस्तों? संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं। एक बात याद रखना, हम लोग भाषा कोई सी भी पढ़ें, संस्कृत हो, हिंदी हो, उर्दू हो, गुजराती हो, मराठी हो, कन्नड़, तेलुगु, कोई सी भाषा क्यों ना हो आपको दोस्तों, उसी भाषा के शिक्षण विधियां उस भाषा की लैंग्वेज में आएंगी। करने का मतलब यदि हम संस्कृत की शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में ही प्रश्न आएंगे और संस्कृत में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कथन सुन के आप चक्कर खा के घस खा के मत गिर जाना कि हमको तो संस्कृत आती नहीं है यार, हम कैसे समझेंगे। क्योंकि हमको वहां पर बेशक हिंदी रूप बोलते हुए उसकी संस्कृत बनाते हुए चलना है। कारण क्योंकि पेपर संस्कृत में आएगा, जवाब संस्कृत में देना है, हिंदी में बताने कोई नहीं आएगा आपको। ये बात निश्चित है कि मैं आज आपको हिंदी में पढ़ा दूं, लेकिन हिंदी में पढ़ाने से सेंस नहीं निकलेगा इस बात का, क्योंकि पेपर संस्कृत के द्वारा दिया जाएगा। संस्कृत की भाषा होगी वहां पर, और यदि वहां भाषा संस्कृत की होगी तो उसको समझने के लिए हमको संस्कृत के सवाल को संस्कृत के ही उत्तर के रूप में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग भाषा की प्रकृति को लेकर बात करते हैं। तो ये हमारी भाषा जो है वो कैसी है दोस्तों, सबको पता है कि संस्कृत भाषा कैसी भाषा है? योगात्मक भाषा है। बात करें तो ये संश्लिष्टात्मक भाषा है। संश्लिष्टात्मक। बात करें तो ये संश्लेषण के नाम से भी भाषा जानी जाती है। संश्लेषणात्मक इस तरीके से। ये दोनों नाम एक ही हैं, संश्लिष्टात्मक और संश्लेषणात्मक। मतलब नाम भले ही एक जैसे हैं लेकिन लिखा हुआ दोनों तरीके से आ सकता है प्रश्न पत्र में। आपको संश्लिष्टात्मक लिखा आ सकता है, योगात्मक लिखा आ सकता है, संश्लेषणात्मक लिखा आ सकता है। तो ये इसकी क्या हो गई? प्रकृति हो गई।
क्या हो गई सर, इसकी प्रकृति हो गई। बात करें तो संस्कृत भाषा कैसी है, योगात्मक है। योगात्मक का मतलब मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, जब संस्कृत शब्द की उत्पत्ति के बारे में आपको बताया था, व्याकरण स्टार्ट करी थी तब मैंने आपको बताया था कि संस्कृत जो पद है वो सम उपसर्ग सुट आगम क्री धातु के साथ क्यत प्रत्यय के योग से बनता है। दोस्तों अब वहां जितनी सारी व्यवस्थाएं मैंने बताई वो सब एक दूसरे से जुड़ के इस वाले पद का निर्माण करती है। संश्लिष्ट का मतलब हो गया एक दूसरे से चिपकना, संश्लिष्ट का मतलब हो गया एक दूसरे से जुड़ना। यदि कोई चीज एक दूसरे से जुड़ रही है तो समझ लो वो संश्लिष्ट है, यदि कोई एक दूसरे से जुड़ रही है तो समझ लो वो योगात्मक है। ठीक है साहब। अब हम जब बात करेंगे तो इनका मतलब किस विधि से निकल के आता है, निगमन विधि से। कौन सी विधि से निकल के आता है, निगमन विधि से। यानी कि संस्कृत शब्द अगर संश्लेषण से बना है तो उसकी विधि कौन सी होगी, निगमन। अब यदि मित्रों हम लोग बात करें संस्कृत शब्द को हम ऐसे लिख दें समो प्लस सुट प्लस क्री प्लस क्यत, तो ये संस्कृत का क्या हो गया दोस्तों, ये संस्कृत का अयोगात्मक रूप हो गया, ये संस्कृत का असंश्लिष्टात्मक रूप हो गया, असंश्लिष्टात्मक। बात करें तो विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक। और बात करें तो दोस्तों विश्लेषण का मतलब होता है विच्छेदात्मक। मैंने आपके सामने यहां भी 3 शब्दों का प्रयोग किया है, अयोगात्मक, विश्लेषणात्मक और विच्छेदात्मक। यानी कि इधर जो संस्कृत शब्द लिखा है ये तो योगात्मक, संश्लिष्टात्मक और संश्लेषणात्मक हो गया। इसकी प्रविधि के बारे में बात करें तो निगमन इसकी प्रविधि हो गई। और इधर बात करें सर अयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, विच्छेदात्मक, यदि इसका रूप बन जाता है यानी कि सम सुट क्री क्यत से, तो ये आपकी कैसी विधि हो गई, आपकी ये आपकी आगमन विधि हो गई दोस्तों। और अब सवाल आता है कि आगमन इधर से बन रही है, निगमन इधर से बन रही है, तो ये आगमन और निगमन दोनों जो शब्द हैं वो सबसे पहले किसने पैदा किए, अरस्तु ने। किसने पैदा किए साहब, अरस्तु ने। उमाशंकर जी ध्यान देने वाली बात है कि आगमन और निगमन दोनों जो नाम हैं वो किसने पैदा किए आपको, अरस्तु ने। अब यदि हम व्याकरण में बात करें कि अरस्तु ने ये नाम दे दिए और अरस्तु ने इतना भी बता दिया कि आगमन का मतलब होता है अयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, विच्छेदात्मक, और निगमन का मतलब होता है योगात्मक, संश्लिष्टात्मक, संश्लेषणात्मक, तो फिर व्याकरण की कौन सी प्रविधि है जो सर्वश्रेष्ठ बन जाती है। तो एक सवाल बन रहा है बड़ा प्यारा सा, देखिए प्रश्न बनता है कि व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो आगमन और निगमन विधि व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ऐसा मैं आपको पूर्व में जानकारी दे चुका हूं, जब हम व्याकरण शिक्षण पढ़ाएंगे तब इसके बारे में जानकारी आपको बेशक देंगे। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, भाषा की प्रकृति के बारे में। तो ये भाषा आपकी कैसी है, संस्कृत भाषा योगात्मक भाषा परिवार से है। बात करें तो ये योगात्मक है और भारोपीय भाषा परिवार से है, भारूपीय भाषा परिवार से, भारूपीय भाषा परिवार की ये भाषा है। अब भारूपीय भाषा परिवार का मतलब क्या होता है, ये अपने आप में एक दूसरे का भार ग्रहण करती है। भार ग्रहण करने का मतलब दोस्तों कि यहाँ पर देखो सब लोग जुड़ जुड़ के काम कर रहे हैं, एक दूसरे से वाक्यों की रचना, शब्दों की रचना, वर्णों की रचना सब एक दूसरे से रिलेटेड होती है। तो अपन बात करें तो ये योग रूप में जब आपको देखने को मिलती है तो दोस्तों ये भारोपीय भाषा परिवार की कही जाती है। ऐसी भाषाएं जो योग करके लिखी जाती है वो सारी भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार की होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि संस्कृत भाषा किस समुदाय से ली गई है, तो प्रश्न का जवाब क्या आएगा, भारोपीय भाषा परिवारेण। हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, ये सारी भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार से हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं भाषा के संदर्भ में आगे देखिए दोस्तों, सबसे पहले भाषा की कुछ विशेषताओं की बात कर लें। दोस्तों हम लोग हिंदी भाषी हैं। बात करें तो हमारी मदर टंग क्या है, हिंदी है, यानी मातृभाषा हिंदी है। बात करें तो पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने जब जन्म लिया है तो हमने हिंदी से परिचय सबसे पहले किया है। अगर बात जब हिंदी की आती है तो हमको 1 मिनट में समझ में आ जाती है
दोस्तों जब बात संस्कृत की आती है तो दिमाग का पारा गर्म होने लगता है। पूछिए क्यों? क्योंकि ये सनातनी भाषा है। वर्तमान में कलयुग चल रहा है, सतयुग द्वापर त्रेता में बोले जाने वाली भाषा को आज जबरदस्ती करके हमको सिखाया जा रहा है, जबकि हम ये भी जानते हैं कि इस भाषा से ही हमको संस्कार मिले हैं, इस भाषा ने ही हमको संस्कारित किया है। दोस्तों ये भाषा कैसी संपत्ति हो गई? ये भाषा अर्जित संपत्ति हो गई। बात करें तो सबसे पहले ये अर्जित संपत्ति है, सबसे पहले विशेषता हो गई अर्जित संपत्ति। दूसरा हम बात करें, ये प्रतीकात्मिका है। प्रतीकात्मिका का मतलब कि जैसे मैंने बोल दिया मैं घर जा रहा हूं, तो मैं की संस्कृत क्या होती है? अहम, जिसमें हम हलंत लगाएंगे मां में। जैसे मैं कह दूं वह घर जाता है, तो वह की संस्कृत हो गई सह, जिसपे होते हैं क्या? विसर्ग। तो दोस्तों ये प्रतीक रूप में आपको होती है कि जहां भी आपको हलंत विसर्ग दिख जाए वह निश्चित रूप से आपकी जानकारी में आ जाएगा कि भाषा किस में लिखी हुई है? ये संस्कृत में लिखी हुई है। तो इसलिए सवाल बनता है कि ये प्रतीकात्मिका भी है। प्रतीकात्मिका, ये इसकी विशेषताओं में बात चल रही है साहब, संस्कृत भाषा की विशेषताओं में बात चल रही है। अब हम बात करेंगे ये परिवर्तनशील है, क्योंकि इसका रूप बदला जा सकता है। मतलब ये कैसी है भैया? परिवर्तनशीला, मतलब इसके रूप बदले जा सकते हैं। रूप बदलने से तात्पर्य कि जैसे सह गृहम गच्छति, इसका मतलब हो गया वह घर जाता है, और सह गृहम गच्छति का मतलब हो गया ही गोज टू होम। सीधा सीधा मतलब हो गया कि हम लोग इसको रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को सह गृहम गच्छति समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग जो है किसी में समझा सकते हैं? वह घर जाता है। मतलब अगर हम बोले वह घर जाता है तो इसका संस्कृत में वाक्य क्या बनेगा? सह गृहम गच्छति। दोस्तों चिरकाल प्रक्रिया बात करें तो ये बहुत लंबे समय से चलती हुई आ रही है। चिरकालिक प्रक्रिया इसकी चल रही है, क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता से लेके आज तक कलयुग तक की इसकी क्या स्थिति है दोस्तों? ये चलायमान है, क्योंकि ये आज भी हमारे सामने पढ़ने को सीखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें अगली विशेषता में, इसका रूप है समन्वयात्मिका। समन्वयात्मिका, इसकी अगली संपत्ति क्या हो रही है? समन्वयात्मिका, मतलब इसका समन्वय हो सकता है, हम इसको समन्वय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और इसका दोस्तों अंतिम रूप क्या है? निश्चित नहीं है। अंतिम स्वरूप, इसका अंतिम स्वरूप क्या नहीं है? निश्चित नहीं है, अनिश्चितम है। अनिश्चितम, अनिश्चितम का मतलब इसका अंतिम स्वरूप कैसा है ये बात भी हमको पता नहीं है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि संस्कृत भाषा कैसी संपत्ति है? अर्जित संपत्ति है। फिर बात करें तो ये कैसी है? प्रतीकात्मिका भी है, परिवर्तनशील भी है, चिरकालिक प्रक्रिया से बिलोंग करती है, समन्वयात्मिका है, अंतिम स्वरूप इसका अनिश्चित है। ये इसकी हिंदियां हो गई, मतलब ये इसका हिंदी में क्या हो गया? ट्रांसलेशन हो गया। अब बात करें दोस्तों तो इसका अगला कमेंट, अगला स्टेप हमारा बन के आता है कि ये और भी क्या क्या विशेषता हमारे सामने रखती है। तो दोस्तों ये समाज आधारिता भी है। ये कैसी है? समाज आधारित। कैसी समाज आधारित है? कि ब्राह्मण समाज के लोग संस्कृत भाषा में ज्यादा रुचि दिखाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। क्यों? कि जितने भी नित्य कर्म हैं, जितने भी पंडित कर्म हैं, इन सबको कर्म करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी प्रयोग में नहीं लाई जाती, केवल संस्कृत भाषा को प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए दोस्तों ये समाज आधारित भाषा भी है, समाज आधारिता। ठीक है मित्रों, आगे हम बात करें तो ज्ञान का स्थानांतरण करने का साधन भी है। एक अगली विशेषता बनती है ज्ञान स्थानांतरण साधनम। मित्रों ज्ञान के स्थानांतरण करने का साधन भी मानी गई है। ये क्या? ज्ञान का क्या करती है? ये स्थानांतरण करती है, ज्ञान का ट्रांसफर करती है। कि जो बात वेदों में कही गई, वेदांगों में कही गई, उपनिषद शिक्षा ग्रंथों में, कल्प निरुक्त ग्रंथों में कही गई, उस बात को ये भाषा आगे तक भी ला रही है। क्योंकि उन वेद वेदांगों में से खंड कर करके हमारे जो शैक्षणिक स्तर चल रहे हैं, बात करें तो कक्षा 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से आगे फिर हायर एजुकेशन, बात करें तो उच्चतर शिक्षा की बात जो हम कर रहे हैं, तो वहां पर खंड से अलग से इसको सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं हमको। मित्रों आगे हम बात करते हैं
तो संस्कृत भाषा का शिक्षण जो है उसका मूल उद्देश्य क्या है? शिक्षण का मूल उद्देश्य, इसमें शिक्षण का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है कि बच्चों को संस्कृत सिखाना। और संस्कृत सिखाते हैं तो शुरुआत में आती है कठिनाई, और बाद में जब संस्कृत समझ में आने लगती है दोस्तों तो निश्चित रूप से हमको ये सरल लगने लगती है। तो इसमें हमारे लिए इस शिक्षण का जो उद्देश्य प्राप्त होता है वो क्या आता है? कठिनात सरलम प्रति। शिक्षण उद्देश्य में कठिनात सरलम प्रति जो उद्देश्य है वो हमको प्राप्त होता है सर्वप्रथम। यानी कि संस्कृत भाषा को जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको ये कठिन लगेगी। आप रीट भी उठा के देख लो, रीट परीक्षा में हमको रीट पास करनी है, 30 नंबर की आती है, अच्छे अंक आ सकते हैं थोड़ी सी मेहनत से। इसलिए घने से लोग 10 या 12 साल का ब्रेक लेने के बाद, बीएड वगैरह करने के बाद, आज जब शिक्षक भर्ती में उनका कहीं भी स्थान सुनिश्चित नहीं हो पाया है तो वापस से तैयारी करने के लिए उतरे हैं। लंबा अरसा हो गया है, लंबा अरसा हो गया तो फिर क्या करें? संस्कृत तो पढ़नी पड़ेगी क्योंकि नंबर इसमें अच्छे आ सकते हैं, अंग्रेजी में तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। यदि हम इसको पढ़ने आ रहे हैं तो पहले पहले हमको कठिनाई होगी, बाद में हमको सरल लगने लग जाएगी। अमूमन छात्रों की समस्या रहती है, गुरुजी हमको राम के रूप नहीं आते, हमको फल के रूप नहीं आते, हमको पठ धातु के रूप नहीं आते, हमको वाक्य बनाना नहीं आता। तो निश्चित रूप से भैया ये बात क्लियर है कि ये विषय जो है ऐसा है कि पहली बार में हमको कठिन ही लगता है, और यदि ये प्रथम बार में कठिन लगता है तो धीरे 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 इसको हमें सीखने में बड़ी सुविधा प्राप्त हो जाएगी। ये कठिन से सरल की ओर कार्य करती है। मित्रों अब हम बात करें, उद्देश्य की बात चल रही है तो पहला उद्देश्य तो ये हो गया कि कठिन से सरलता की ओर चलती है। और दूसरा इसमें जो बात निकल के आती है इंपॉर्टेंट, वो बात क्या है? देखिए वो बात है कि संस्कृत भाषा की दक्षता प्रदान करना, ये इसका मूल उद्देश्य है। कक्षा 6 में हम लोग जब बालक को संस्कृत लेके बैठते हैं पढ़ाने के लिए तो उस बालक को ये नहीं पता होता कि नेत्र माने क्या होता है, कर्ण माने क्या होता है, नासिका माने क्या होती है, मुखम माने क्या होती है, रसना माने जीव होती है नहीं होती, ये बच्चा नहीं जानता है उसमें। तो उसके लिए हम लोग जब शब्दों का क्या कराते हैं परिचय, तो वो संस्कृत में बोल के रखने होते हैं। उन शब्दों को हम ऐसे नहीं बोलते, उनको सीधा बोलते हैं छात्रों को कि नेत्रम, अक्षी, चक्षु, सीधा सीधा बोलते हैं, जिससे बालक ज्ञान करे कि इनको अपन क्या बोलते हैं? नेत्रो बोलते हैं दोनों को। जीव को रसना बोलते हैं, कान को कर्ण बोलते हैं। ये सारी बातें हमको पता होती हैं। मित्रों अगर ये बातें हमको पता होती हैं तो फाइनली हमारा जो एक बात निकल के आती है संस्कृत की, तो क्या निकल के आती है उद्देश्य में? संस्कृत भाषायाम दक्षता प्रदान। संस्कृत भाषायाम दक्षता प्रदान, ये मुख्य उद्देश्य है। संस्कृत शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान करना। प्रश्न समझो, संस्कृत शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान करना। मतलब छात्र संस्कृत नहीं जानते हैं, संस्कृत शिक्षण अगर उनको कराएंगे तो उसका एक ही उद्देश्य होगा कि वे अपनी भाषा को सीखने में दक्षता प्राप्त कर लें। दूसरा हम बात करें संस्कृत भाषायाम अंतःतत्वानाम का मतलब क्या होता है दोस्तों? अंदर के तत्वों को। संस्कृत भाषा में अंदर के तत्व का मतलब वर्ण का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, वाक्य का ज्ञान, वाक्य रचना का ज्ञान, शब्द रूपों का ज्ञान, धातु का ज्ञान, धातु रूपों का ज्ञान। दोस्तों ये सारे अंदर के तत्व हैं। तो अंदर के तत्वों का जब हम ज्ञान करेंगे तो अंदर के तत्वों का ज्ञान करना भी इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न निकल के आया कि इसकी विशेष बात क्या है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो कठिन से सरल के सिद्धांत पर काम करता है। ये सिद्धांत हो गया इसका। संस्कृत शिक्षा का सिद्धांत क्या है? कठिन से सरल की ओर। बात करें तो इसके उद्देश्यों में ये दो उद्देश्य इसके मूल रूप से हो जाते हैं, और दो उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य आपका है संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान करना, दूसरा है संस्कृत भाषा के अंदर के तत्वों का ज्ञान प्रदान करना। ये संस्कृत शिक्षण के दोनों मूल उद्देश्य हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो संस्कृत शिक्षण का पाठ्यक्रम में कहां तक प्रयोग है? तो पाठ्यक्रम देखिए दोस्तों, ये मैं आपको भी बेसिक जानकारी दे रहा हूं क्योंकि धीरे धीरे आपको ट्रैक पकड़ना है।
अभी केवल इतनी जानकारी है कि संस्कृत शिक्षण करें तो क्यों करें, सवाल कोई करे तो क्यों करें, ये बात आपको अपने दिमाग में सेट करनी है कि इसको पढ़ने की, इसको सीखने की जरूरत क्यों है। हाउ टू लर्न, कैसे सीखें, एंड व्हाई आर यू लर्निंग, और आप क्यों सीख रहे हैं, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। यदि ये दोनों चीजें जरूरी हैं तो इन दोनों चीजों के जो प्रासंगिक कथन है उनको सिखा रहा हूं मैं केवल। सबसे पहले हमने पढ़ा शिक्षण शब्द को, शिक्षण शब्द शिक्ष धातु के साथ लिट के योग से बना है, क्लियर हो गया। नपुंसकलिंग का पद है, ये भी क्लियर हो गया। चार भाषाई कौशल है वो भी नपुंसकलिंग के, ये भी क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप आता है कि ये जो भाषा है वो अर्जित संपत्ति है, प्रतीकात्मक है, ये सारी बात मैंने आपको बता दी। फिर हमारे दिमाग में आया कि हम संस्कृत पढ़े तो क्यों पढ़े, क्यों पढ़े, क्योंकि संस्कृत भाषा में ज्ञान हमको प्रदान प्राप्त करना है, किसके लिए, रीट के लिए। रीट में हम पढ़ लेंगे, फिर आगे जरूरत क्या है पढ़ने की, आगे जरूरत है ना भाई साहब, जब अध्यापक हो जाओगे तो कक्षा में जाके पढ़ाओगे नहीं क्या छात्रों को, यदि वहां जाके पढ़ाओगे तो फिर आपके सामने प्रश्न आता है कि आप संस्कृत क्यों पढ़ा रहे हैं, तो आप जवाब देंगे कि हम छात्रों को संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान करना चाह रहे हैं, इसलिए संस्कृत पढ़ा रहे हैं। और आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप भी दक्षता प्रदान करना चाह रहे हैं, प्राप्त करना चाह रहे हैं। संस्कृत भाषा के अंतर तत्वों के जैसे वर्णों का ज्ञान, वर्ण से शब्दों का ज्ञान, शब्द से संधि समास प्रत्यय उपसर्ग अव्यय का ज्ञान। फिर हमारा अगला स्टेप आता है कि इसमें संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों में एक मेन बात और क्या आती है कि हमारी इस भाषा का प्रचार प्रसार करना, ये भी बात सबसे मेन आती है। ज्ञान का पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या उद्देश्य है इसका, ज्ञान प्राप्त करना, प्रचार प्रसार करना, प्रचार प्रसार करना भाषा का, ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत सबसे मेन बात है। जैसे कि अभी मान के चलिए कि हम लोग पढ़ने गए और पढ़ के हमने शरीर के अंगों के बारे में, सारे ऑर्गन जितने भी हमारे बॉडी के, उनके बारे में संस्कृत के शब्दों का ज्ञान किया। स्कंधौ शब्द आ गया, स्कंधौ, स्कंधौ का मतलब क्या होता है, स्कंधौ का मतलब स्कंद पुराण नहीं है, स्कंधौ का मतलब दोनों कंधों से है। वक्षस्थल आ गया, वक्षस्थल क्या होता है, तो वक्षस्थल का मतलब छाती से होता है, सीना से होता है, इसको अपन अंग्रेजी में चेस्ट बोलते हैं। दोस्तों चेस्ट हमने पढ़ा है, सीना हमने पढ़ा है, लेकिन वक्षस्थल पहली बार पढ़ रहे हैं। जब इसको पढ़ लेंगे तो हम इसका क्या कर लेंगे, ज्ञान कर लेंगे, और फिर इसका हम क्या करेंगे, प्रचार प्रसार, कि हमने सीख लिया वक्षस्थल माने सीना होता है तो हम सामने वाले को भी सिखा दें। इसका क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। किसका उद्देश्य, पाठ्यक्रम का उद्देश्य हो गया इसके का। अब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा होता है ज्ञान का हस्तांतरण करना। जब ज्ञान हमने कर लिया तो ज्ञान हस्तांतरण कर रहे हैं हम लोग, ये इसका हस्तांतरण। ज्ञान हस्तांतरण से मतलब क्या है कि मैंने संस्कृत सीखी है, मैं आपको सिखाने आ गया हूं अवस्थी क्लासेस में। आप संस्कृत सीखेंगे, आप राजस्थान के विभिन्न जिलों में, विभिन्न ब्लॉक में जाकर, विभिन्न विद्यालयों में जाकर छात्रों को संस्कृत सिखाएंगे। क्या करेंगे सर जी, आप ज्ञान का हस्तांतरण करेंगे। देखिए साहब एक बात तो तय है, संस्कृत शिक्षण सीख रहे हैं आप, पहली बार नया टॉपिक है, नई चीज है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आपको आएगी। आप इसके लिए क्या करेंगे, जो हम क्लास रिकॉर्ड करके आपको दे रहे हैं, आप इसको एक बार पुनः देखिएगा, दोबारा से सुनिएगा। मैं समझता हूं आपको पहली बार में 20% अगर समझ में आएगी तो दूसरी बार में ये क्लास 80% समझ में आ जाएगी, और तीसरी बार में बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगी, क्योंकि शिक्षण विधियां केवल सुनने मात्र से समझ में आ जाएगी आपको। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसके विभिन्न आयोगों के बारे में, पाठ्यक्रम में कैसे कैसे स्थान मिला, किस किसके प्रयासों से स्थान मिला, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सवाल बनता है हमारा, संस्कृत भाषा का पाठ्यक्रम में स्थान कैसे प्राप्त हुआ। संस्कृत भाषा का पाठ्यक्रम में स्थान किनके प्रयासों से हुआ। मतलब कौन कौन चाहते थे कि भारत के बच्चे संस्कृत सीखें, किन किन ने प्रयास किए हैं, उन प्रयासों को लेकर हम आपके बीच बात करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो इसके लिए प्रयास किया था, सबसे पहले हम बात करें तो भारत में शिक्षा नीतियों का तमाम गठन होता आया है। सबसे पहले एक आयोग आया जिसका नाम है विश्वविद्यालय आयोग, जिसको राधा कृष्णन आयोग बोलते हैं। सबसे पहला आयोग है ये, तो उसका नाम है विश्वविद्यालय आयोग या राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश से। विश्वविद्यालय आयोग, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, राधा कृष्णन आयोग।
भारत वर्ष में। और कब गठित हुआ? 1948 से 1949 तक। बात करें तो 1948 से 1949, 1948 से 1949 को जब यह आयोग गठित हुआ तो इस आयोग की सिफारिश पर जो समिति गठित हुई, उस समिति में यह निर्णय लिया गया था कि भारत के बच्चे संस्कृत सीखें और पूरे भारतवर्ष के जितने भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों में संस्कृत का क्या किया जाए? अध्यापन कार्य कराया जाए, अध्यापन किया जाए। तो निश्चित रूप से अध्ययन अध्यापन दोनों की प्रक्रिया जब शुरू हो जाएगी तो भारत के बच्चे संस्कृत सीख जाएंगे। इन्होंने सिफारिश करी। दूसरा, इनके बाद में हम बात करें तो इनकी बात पर अमल हुआ, थोड़ा बहुत दिन ये प्रोग्राम चला। तत्पश्चात ये आयोग जो है आगे बढ़ा, इस आयोग की बात को लेकर आगे विचार में लाया गया। तो इसमें भी कुछ कमियां और खामियां रही। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको मुदालियर आयोग बोलते हैं, दूसरा है आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसका उपनाम क्या होता है साथियों? मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग इसने सिफारिश की। और कब सिफारिश की इसकी? 1952 से 1953। बात करें तो 1952 से लेकर 1953 में इन्होंने इसके लिए अलग से समिति गठित करी और इन्होंने सिफारिश करी थी कि भारत के बच्चों को संस्कृत के लिए और क्या क्या किया जा सकता है। इनकी बात को भी विचाराधीन रखा गया। फाइनली सिलेबस में ऐड नहीं हुई थी तब तक संस्कृत जो है, केवल विचाराधीन चल रही है बात। जैसा कि आपको पता है कि संवैधानिक तंत्र बनाने के लिए कितनी सारी प्रयोगशालाएं हुई हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जाके तैयार हुआ पूरा संविधान का मसौदा, और कई साल लग गए थे तब जाके अप्लाई कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। तो मित्रों, हम लोग जो बात कर रहे हैं यहां पर संस्कृत के पाठ्यक्रम में स्थान जो बना है वो किस किस की सिफारिश पर बना है? ध्यान से सीखते रहना, ध्यान से नोट करते रहना, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि समझ में आ जाएगी सारी बात। सबसे पहले विश्वविद्यालय आयोग, उसको राधा कृष्णन आयोग बोलते हैं, 1948 से 1949। बात करें सेकेंडली जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग भी कहते हैं। इन्होंने सिफारिश में बात करी कि संस्कृत को जोड़ा जाना चाहिए। कब कहा था? 1952 1953 में। इनकी बात में विचाराधीन रखी गई। इससे आगे जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो आगे हमारा जो आयोग है वो है संस्कृत आयोग, जिसको चटर्जी आयोग के नाम से जानते हैं। तीसरा हम बात कर रहे हैं संस्कृत आयोग, जिसका उपनाम क्या है साथियों? चटर्जी आयोग। इस आयोग ने भी सिफारिश करी थी और अंततः जो हम बात करें तो 1956 से 57, 1956 से 1957, 1956 से 1957 में इन्होंने पूरे जोर के साथ, पुरजोर कोशिश के साथ जो है संस्कृत को पाठ्यक्रम में स्थान देने की बात कही। अब बात करें दोस्तों, इसका एक संगठन भी गठित हुआ। और संगठन गठित कब हुआ? इसका संगठन जो गठित हुआ था संस्कृत आयोग का, वो गठित हुआ था 1 अक्टूबर 1956 को। 1 अक्टूबर 1956 को इसका संगठन गठित हुआ। और 1 अक्टूबर 1956 को जो डेट है, वहां संगठन में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति हुई, सदस्यों की नियुक्ति हुई। दोस्तों आगे बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष पद पर जो चुने गए उनका नाम क्या है? सुनीति कुमार चटर्जी। इनके अध्यक्ष कौन चुने गए? सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी, ये लेडीज नहीं है दोस्तों, ये जेंट्स है बाकायदा। और सुनीति कुमार चटर्जी को संस्कृत आयोग का क्या चुना गया? अध्यक्ष चुना गया। और ये समिति कब गठित हुई? 1 अक्टूबर 1956 को। प्रश्न डिटो आते हैं आपके लिए, क्वेश्चन आ जाए जैसे संस्कृत आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1956, संस्कृत आयोग की स्थापना 1956-57 के बीच में हुई। बात करें तो मुदालियर आयोग की 1952-53 में हुई। इसकी हुई तो कब हुई? 1948 से 1949, 48 से 49 के बीच में हुई। तो ये आपको सन भी बाकायदा याद रखने हैं। यद्यपि ये सन याद है ना, तो बहुत काम आपके आने वाली है सारी बातें। क्यों? क्योंकि पेपर में सन को लेकर भी सवाल पूछ सकता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं
तो इसकी सिफारिश पर एक आयोग और गठित हुआ जिसका नाम है कोठारी आयोग। सुनीति कुमार चटर्जी ने जो संस्कृत आयोग की स्थापना करी, इसकी बात को भी धीरे धीरे लोगों ने 4 दिन रखा, लेकिन फाइनलाइज नहीं हुआ। फिर इन्होंने अपनी बात को 4 लोगों में और रखा। फिर एक नया आयोग आया, इसका नाम मैंने अभी बोला कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग ने 1964 से 1966, कोठारी आयोग, और कोठारी आयोग का मतलब है 1964 से 1966। इस सन में इसने जो है अपना कार्य अस्तित्व में लाया, और इससे 1964 से 66 के काल में इस कोठारी आयोग को अपन शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इस आयोग ने जो है शिक्षा का एक नया मसौदा तैयार किया, इसका दूसरा नाम शिक्षा आयोग भी है। यदि मित्रों कोठारी आयोग की जगह शिक्षा आयोग आ जाए तो भी आपको एक ही बात समझ लेनी है। यदि संस्कृत आयोग की जगह चटर्जी आयोग आ जाए तो भी आपको एक ही बात समझनी है। यदि माध्यमिक शिक्षा आयोग की जगह मुदालियर आयोग आ जाए तो दोनों का मतलब एक ही लेना है। और विश्वविद्यालय आयोग को राधाकृष्ण आयोग कहते हैं। तो मैं प्रत्येक का उपनाम भी आपको लिखा रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, नाम जरूर याद रखने। ये उपनाम बड़े संकट का विषय होता है। जैसे हमारे गुरुजी का नाम है योगेश कुमार अवस्थी, लोग उनको मोनू अवस्थी भी कहते हैं। घने से लोग जानते ही नहीं है, घने से लोग जानते हैं उनको, तो ये चक्कर होता है। अब देखो, हमें दोनों नाम जानने होते हैं और जरूरी भी है, क्योंकि कई बार आदमी कोई योगेश नाम से जानता हो तो वो क्या कहोगे, योगेश कुमार जो अवस्थी जी हैं वो डायरेक्टर है वहां के साथ, आप लोग चक्कर पड़ जाओगे। योगेश तो नाम का वो टीचर ही नहीं है, क्योंकि आपने तो उनकी पहचान मोनू नाम से कर रखी है। तो मित्रों ये भी बात आपको जान लेनी है कि विश्वविद्यालय आयोग, दूसरा नाम राधाकृष्णन आयोग, स्थापना कब हुई 48 से 49 में। फिर बात करें माध्यमिक शिक्षा आयोग का नाम मुदालियर आयोग, इसकी स्थापना कब हुई 52 से 53 में। तीसरा संस्कृत आयोग चटर्जी आयोग, इसकी स्थापना कब हुई 1956 से 57 में। इस आयोग का गठन कब हुआ 1 अक्टूबर 1956 को। फिर बात करें इसके अध्यक्ष कौन चुने गए, सुनीति कुमार चटर्जी। ये जो थॉट्स है, ये जो बिंदु है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कौन सा भाषा का शिक्षण कार्य कर रहे हैं, संस्कृत भाषा का। तो संस्कृत भाषा के शिक्षण में संस्कृत आयोग का सवाल बहुत ही जरूरी है, याद रखना। ये सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया आईएमपी, मतलब आप जानते हैं आईएमपी का मतलब। वैसे आईएमएन हो, आईएमपी नहीं हो, लेकिन आईएमपी का मतलब इंपॉर्टेंट, राइट। आगे बात करता हूं दोस्तों, तो ये शिक्षा आयोग जो है वो कोठारी आयोग का दूसरा नाम है। इन सारे आयोगों की सिफारिश पर जब बात चली तो वो बहुत लंबे समय तक चली, और लंबे समय तक निर्णय जो है कि हो नहीं पाया कि पाठ्यक्रम में स्थान कैसे दे कैसे नहीं दे। मित्रों फिर आगे हमारा जो विषय होता है वो शिक्षा नीति के रूप में उभर के आता है, और नंबर नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन होता है दोस्तों। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन कब हुआ था, जब 1986, यानी कि 1986 में इस शिक्षा नीति का जब गठन हुआ, और कब हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था। तो मित्रों ये शिक्षा नीति जो गठित हुई, इसको अपन नवीन शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये उस समय की नवीन थी। और आज 2021 चल रही है, 2021 से पहले 2020 में एक नवीनतम शिक्षा नीति और आ चुकी है। उसके बारे में अभी हमने कोई बात नहीं करी और ना ही हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए यही बातें जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। कई स्टेट में वो अप्लाई हुई है, कई में नहीं हुई है, तो इसलिए हम उसके बारे में बातें नहीं रखेंगे। अब नवीन शिक्षा नीति में हम जो बात करेंगे वो क्या है, देखिए नवीन शिक्षा नीति में ये 1986 में जो व्यवस्था हुई थी वो क्या हुई थी कि संस्कृत भाषा को वैकल्पिक भाषा के रूप में स्थान मिलना तो चाहिए। वैकल्पिक भाषा का मतलब अनिवार्य भाषा के रूप में दर्जा नहीं मिला है, केवल वैकल्पिक भाषा के रूप में दर्जा मिला है। और वैकल्पिक भाषा के रूप में यदि दर्जा मिला है तो फिर हमारे लिए 3 प्रकार की भाषाएं सीखने को मिलती है। त्रिभाषा सूत्र की हम चर्चा करते हैं इसके बाद में। और यहां मैंने जो नाम दिया वो वैकल्पिक नाम दिया है, आपको वो दिमाग में रखना। केवल वैकल्पिक भाषा के रूप में अध्ययन अध्यापन कार्य करने के लिए 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नवीन शिक्षा नीति का जो उद्घाटन हुआ था, उसमें यह बात तय कर दी गई थी कि संस्कृत जो विषय है वो भारतवर्ष के तमाम विद्यालयों विश्वविद्यालयों में केवल और केवल वैकल्पिक रूप में चलेगी, अनिवार्य रूप में नहीं चलेगी। अब यहां से एक नई बात निकल के आती है कि जो भाषा है हमारे भारतवर्ष में, भाषा जो है, इस शिक्षा नीति के द्वारा एक सूत्र निकाला गया जिसका नाम है त्रिभाषा सूत्र।
और त्रिभाषा सूत्र में जो बात रखी गई उसमें तमाम प्रकार के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यगणों ने केवल एक ही बात बता के दी कि हमारे भारतवर्ष के तमाम विद्यालय और विश्वविद्यालयों में यदि हम लोग भाषाओं का ज्ञान करेंगे तो किस किस तरीके से करेंगे। दोस्तों वहां पे सबसे पहले रखी गई प्रथम भाषा, बोले तो फर्स्ट लैंग्वेज। प्रथम भाषा के रूप में जो स्थान मिला है वो मिला है दोस्तों सबसे पहले किसको, सबसे पहले मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को स्थान मिला है। दूसरा हम लोग जो बात करेंगे भाई साहब, तो यहां एक बात निकल के आती है कि मातृभाषा जो भी हो आपकी, मातृभाषा का मतलब होता है मदर लैंग्वेज, और क्षेत्रीय भाषा जो भी हो आपकी उसको अपन प्रथम भाषा के रूप में पढ़ेंगे। फिर हम सेकेंडरी जो भाषा लेंगे वो कौन सी लेंगे, अंग्रेजी या हिंदी। तो द्वितीय भाषा के रूप में जो स्थान है वो किसका है दोस्तों, द्वितीय भाषा। द्वितीय भाषा में अंग्रेजी, सॉरी हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी को स्थान दिया गया है त्रिभाषा सूत्र में। फिर बात जब आगे बढ़ती है तो तृतीय भाषा के रूप में, क्योंकि त्रिभाषा का मतलब तीन भाषाओं का समूह, तो तृतीय भाषा के रूप में जो स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है किसके लिए, संस्कृत भाषा। और बात करें तो अन्य कोई प्राचीन भाषा, अन्य कोई प्राचीन भाषा, इनको स्थान मिला है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले मातृभाषा का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि मैं भरतपुर का रहने वाला हूं, तो निश्चित है भरतपुर में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को अपन हिंदी तो कह सकते हैं, लेकिन बोली जो बोली जाती है उसको बोलते हैं ब्रज बोली। तो ब्रज बोली हो गई क्षेत्रीय भाषा वहां की, और वहां की जो मातृभाषा है वो क्या हो गई दोस्तों, हिंदी हो गई। अब आप लोग सोच रहे हैं सर हिंदी को यहां भी स्थान मिल रहा है, तो क्रिया को मतलब ये हमारे क्षेत्र की तो है हिंदी, लेकिन मान के चलिए कोई व्यक्ति बिहार में जन्मा है तो बिहार की जो भाषा है वो कौन सी है बताओ, बिहारी लोग अलग ही बोलते हैं, बिहारी भाषा बोलते हैं एक तरह से, तो वो वहां की मातृभाषा हो गई। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति केरला से है तो फिर उसकी वहां की मातृभाषा क्या होगी, कन्नड़ होगी, मलयालम होगी, तमिल होगी। तो ये सारी चीजें अलग अलग है। अब मान के चलिए कोई पंजाब प्रांत का रहने वाला है तो उसकी पंजाबी लैंग्वेज होगी मदर लैंग्वेज भाई। इसलिए आप इस बात को कतई दिक्कत में दिमाग में नहीं लेके आवे कि हम लोग हिंदी बोलते हैं तो यहां भी हिंदी, यहां भी हिंदी, नहीं, ये यहां की हिंदी इसलिए है क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं। सेकंड में अगर द्वितीय भाषा के रूप में स्थान मिलेगा तो हमारी जो कानून की भाषा है वो कौन सी है भैया, वो हमारी हिंदी है। और फिर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की भाषा कौन सी है, अंग्रेजी। कोर्ट की जो भाषा है, संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की जो भाषा है वो कौन सी है, अंग्रेजी। तो दोस्तों यहाँ सेकंड में हम अंग्रेजी और हिंदी को स्वाध्याय करते हैं। और हाँ, फिर जब तृतीय भाषा की बात आती है तो तृतीय भाषा का मतलब होता है थर्ड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज। और जब बात थर्ड लैंग्वेज में आती है तो इसमें स्थान संस्कृत भाषा के साथ साथ अन्य प्राचीन भाषाओं में से किसी को भी मिल सकता है। ये त्रिभाषा सूत्र की बात आपके सामने रखी गई है। अब मित्रों हम लोग आगे बात करें तो संस्कृत का स्थान जो है वो कैसा है, वैकल्पिक। अभी बताया था मैंने, इस बात को वापस से नोट करके हाईलाइट करके लिखेंगे कि संस्कृत भाषा अत्र वैकल्पिक रूपे प्रयुज्यते। यानी कि सीधा सीधा सवाल हमारा क्या निकल के आया कि संस्कृत भाषा जो है यहां वैकल्पिक रूप में पढ़ी जाएगी। वैकल्पिक का मतलब होता है ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब होता है ऐच्छिक, मन करे तो पढ़ो, ना करे तो मत पढ़ो। अरे जाकी रुचि है, चाहे पंडित बनना, चाहे व्यास बनना, वो तो संस्कृत सीखा हो ना भैया, और चाहे ना बनना, चाहे फेरा ना पढ़ने, वो संस्कृत कैसे सीखेगा, सीधी सी बात है। दोस्तों आगे बात करता हूं, फिर हम परंपरा को लेकर बात करते हैं। ये जो भाषा है वो प्राचीन काल में कैसी परंपरा में पढ़ाई जा रही थी और आज वर्तमान समय में कैसी परंपरा में पढ़ाई जा रही है, तो इसकी परंपराओं को लेकर हम बात करते हैं आगे।
अगला जो बिंदु है हमारा वो इसका ट्रेडिशनल मेथड यानी कि परंपरागत बिंदु आ जाता है। इसकी कौन कौन सी परंपराएं कैसे हैं। इस भाषा की परंपरा में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो है वो परंपरा है गुरुकुल परंपरा। कौन सी परंपरा? गुरुकुल परंपरा। गुरुकुल परंपरा का मतलब जानते हैं क्या आप? अरे भाइयों, सीधा सीधा दिमाग में एक बात लेके आओ, आपने रामायण तो देखी होगी। रामायण में महर्षि वाल्मीकि का नाम तो सुना ही होगा, और यदि वाल्मीकि का नाम सुना है तो लव कुश को भी जानते होंगे आप, और यदि आप लव कुश को जानते हैं तो सीता मैया का भी पता होगा। अरे दोस्तों, जब राम जी ने वनवास दिया था, वनवास नहीं दिया था, घर से निष्कासित करी थी सीता का गृह त्याग कर दिया था, तो सीता को भगवान राम ने जब घर से निकाला तब सीता वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी और वहीं 2 बच्चों को जन्म दिया। तो उन दोनों बच्चों की शिक्षा दीक्षा किसके द्वारा दी गई? वाल्मीकि के द्वारा। तो वाल्मीकि कहां रहते थे? गुरुकुल में, आश्रम में। तो वहां आश्रम में पहले संस्कृत भाषा सीखने और सिखाने का कार्य चलता था, उसको अपन गुरुकुल परंपरा बोलते हैं। कौन सी परंपरा बोलते हैं? गुरुकुल परंपरा। गुरुकुल परंपरा जो आज नहीं चलती है दोस्तों, कब चलती थी? वैदिक काल में। कौन से काल में चलती थी? वैदिक काल में। अब ये वैदिक काल क्या है? ये लौकिक काल है। इससे पहले जो समय निकल गया वो वैदिक काल का समय है, जिसमें हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, साहित्य, धर्म ग्रंथ, मीमांसा ग्रंथ, न्याय विस्तार ग्रंथ सारे लिखे गए, उसको अपन वैदिक काल का समय मानते हैं। और आज जो समय चल रहा है वो लौकिक काल का समय अर्थात लौकिक संस्कृत का समय है। तो आज जो संस्कृत पढ़ाई जा रही है वो गुरुकुलों में नहीं पढ़ाई जा रही, वो विद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। दोस्तों वापस से देखिए कि इसमें जो परंपरा में कौन कौन सी चीजें चलती थी, ये बात पहले हम सीख लेते हैं। मान के चलिए गुरुकुल परंपरा की अगर बात है तो गुरुकुल परंपरा में सबसे पहले पंडित पद्धति चलती थी। पंडित पद्धति। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा पंडित पद्धति क्या है? बात करें तो ये प्राचीन पद्धति है। पंडित पद्धति कैसी पद्धति है? प्राचीन पद्धति है। और प्राचीन पद्धति से मतलब क्या है यहां पर कि जैसे पंडित पहले व्यास गद्दी पर बैठते थे, हवन प्रवचन आदि कोई कार्य करते थे दोस्तों, तो वो कोई भी मंत्र या ऋचाओं को केवल सीखते थे उच्चारण के माध्यम से। गुरुकुलों में गुरुजी उच्चारण जो करते थे उसको शिष्य ज्यों का त्यों सीखते थे, और उस उच्चारण को अपन पारायण जानते हैं, पारायण के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? पारायण के नाम से। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो गुरुकुल परंपरा को अपन प्राचीन परंपरा भी बोलते हैं। तो यहां पर इस परंपरा में भारतीय संस्कृति का संरक्षण का काम होता था। भारतीय संस्कृति का क्या चलता था यार? संरक्षण। भारतीय संस्कृति का संरक्षण यहां पर चलाया जाता था, संरक्षण का कार्य किया जाता था। भारतीय संस्कृति के संरक्षण का प्रयास यहां पर निरंतर किया जाता था इस परंपरा में। अब भारतीय संस्कृति का संरक्षण कैसे? कि प्राचीन काल में संस्कृत बोली जाती थी, सतयुग में भगवान श्री राम के समय, द्वापर में कृष्ण के समय, त्रेता में मतलब भगवान राम के समय, कृष्ण के समय, तमाम देवी देवताओं के समय पे जो भाषा बोली जाती थी हमारी संस्कृत, उस भाषा को आज तक हम लोग गुरुकुल परंपरा के माध्यम से और इस कलयुग तक लेके आए हैं। तो इसमें हमने हमारी संस्कृति का क्या किया? हमेशा संरक्षण किया है। संस्कृति का क्या किया है? संरक्षण किया है। और यदि हमारी संस्कृति का संरक्षण है तो निश्चित रूप से इस परंपरा को अपन प्राचीन परंपरा कह सकते हैं। दोस्तों इसके बाद ये तो गुरुकुल पद्धति हो गई। फिर हमारी पाठशाला चलती थी। सेकेंडली हमारा जो स्टेप आया, ट्रेंड आया, वो इसका है पाठशाला का। तो पाठशाला में कौन कौन सी विधि प्रविधियों का प्रयोग हुआ उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। देखिए अगला जो ट्रेंड आया वो किसका है? पाठशाला पद्धति का। अब पाठशाला पद्धति में क्या क्या चीजें चली? देखिए पाठशाला में मौखिक विधि का प्रयोग हुआ, सूत्र विधि का प्रयोग हुआ। मौखिक विधि जानते हैं आप लोग कि मुख के माध्यम से गुरुजी जो है वो कोई चीज सिखाते थे बोलकर। जैसे मान के चलिए हमें गायत्री मंत्र का पाठ करना है, तो गायत्री मंत्र के पाठ के लिए क्या करना है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो दोस्तों ये इस तरीके से जो उच्चारण है वो गुरुजी करते थे। कहां करते थे? मौखिक रूप से करते थे, चाहे वो तपोवन में, चाहे वो पाठशाला में। और छात्र उसको डिटो बोलते थे, उसको अपन पारायण करना बोलते हैं।
और ये पारायण जो है कई कई विधियों में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों फिर हम लोग सूत्र विधि पे आ जाते हैं। सूत्र विधि में क्या होता था, संस्कृत के तमाम सूत्रों को गुरुजी जो है वो बोलते थे आदर्श वाचन के रूप में, छात्र करते थे उसका अनुकरण वाचन। इससे आगे ट्रेंड चला पारायण का, जो मैंने अभी नाम लिया है। पारायण विधि में क्या होता था कि लगातार आदर्श वाचन अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन कौन करता है, शिक्षक। अनुकरण वाचन कौन करते हैं, छात्र। जैसे मैंने बोल दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, छात्र इसको ज्यों करते बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ये क्या हो गया, पारायण हो गया। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, ये हो गया पारायण। छात्र से बोलेंगे ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। तो पारायण का मतलब जो अध्यापक ने पढ़ाया है डिटो छात्र उसको ज्यों करते हो क्या कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। फिर इससे आगे व्याख्या विधि का वही प्रयोग हुआ, प्रश्नोत्तर विधि भी लाई गई, भाषण विधि का प्रयोग भी हुआ, वाद विवाद विधि का प्रयोग हुआ। व्याख्या, भाषण, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, ये सारी विधियां अपनी अपनी अलग अलग स्थान रखती हैं, तो इनको हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं अभी हाल के हाल। कथा कथन विधि, कक्षा नायक विधि, अभिनय विधि, है ना, व्याकरण विधि, ये सारी विधियां कहां से प्रयोग में लाई, पाठशाला पद्धति के अंतर्गत प्रयोग में लाई। तो पाठशाला पद्धति की प्रविधियों के नाम हम एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले मौखिक विधि नंबर 1, मौखिक विधि में क्या है थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूं आपको। मौखिक विधि में मैंने जैसे कि बोला कि मुख मार्ग के द्वारा कोई भी चीज छात्रों के समक्ष रखना, अर्थात जिसका मौखिक उच्चारण करना केवल और केवल, और मौखिक उच्चारण जिसका होता है छात्र उसी से सीख जाते हैं। जैसे अंग्रेजी की बात करें, APPLE एप्पल माने सेब, BAT बैट माने बल्ला, CAT कैट माने बिल्ली, DOG डॉग माने कुत्ता। तो ये सारी चीज हमने LKG क्लास में सीखी है। कैसे सीखी है, एक क्लास का मॉनिटर खड़ा हो जाता था और बाद में सारे लोग उसका क्या करते थे, कॉपी करते थे। तो ये अपन जो सीखने का जो ट्रेंड था वो कैसे था, मौखिक था। तो ऐसे ही संस्कृत में अगर कोई चीज सीखनी है तो एक है माने एक, दो माने दो, त्रय माने तीन, चतुर्य माने चार। तो हम जब गिनतियों की बात करेंगे तो एक है एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रय तिस्र त्रीणि, चत्वारि चतुस् चत्वारः, इस तरीके से चत्वारः चतुस् चत्वारि, पंच पंच पंच, षट षट षट, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्टौ अष्टे अष्टौ अष्टे अष्टौ, तीनों जगह सेम रूप, तीनों लिंगों में, नव नव नव, दस दस दस। तो अब जैसे मान के चलिए ये तो संस्कृत का रूप हो गया। अंग्रेजी में कैसे बोलना है, वन, ONE वन माने एक, छात्रों को डिटो बोलना है ONE वन माने एक, TWO टू माने दो। तो ये हिंदी संस्कृत अंग्रेजी जो भी बात मैं कर रहा हूं वो मौखिक पद्धति तीनों जगह एक जैसी होती है। दोस्तों अगली जो विधि है वो हमारी है सूत्र विधि। कौन सी विधि है, सूत्र विधि। अब आप लोग कहेंगे साहब लिखने नहीं दे रहे हैं, लिखा नहीं रहे, यहां लिखाने का विषय नहीं है, ये केवल मौखिक समझनी है आपको। जहां लिखाने की बात होगी वहां आपको लिखा के भी समझाएंगे, उसका प्रैक्टिकल भी कराएंगे, क्योंकि ये विधि प्रविधि तो आपके अभ्यास की चीजें हैं। आप इस वीडियो को जितना जितना देखोगे, जितना जितना सुनोगे, आपको ऑटोमेटिक सारी बातें समझ में आती चली जाएगी। ठीक है मित्रों, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट सूत्र विधि। तो सूत्र विधि में क्या होता है कि जैसे मैंने पढ़ दिया कोई सूत्र, इको यणचि, छात्रों को समझा दिया इकह यण अचि, छात्र उसको डिटो बोल रहे हैं, इकह यण अचि, इकह यण अचि, इको यणचि, इको यणचि, इको यणचि। बार बार बोलूंगा, छात्रों की समझ में अपने आप आ जाएगा। सूत्र कोई भी हो, जैसे मैंने बोला री री वर्णयो मिथे सावर्ण्यम वाच्यम, छात्रों को डिटो बोलना है सूत्र विधि में, री री वर्णयो मिथे सावर्ण्यम वाच्यम। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सेम डिटो एज इट इज। फिर आगे हम बात करें पारायण विधि की, तो तीसरी पाठशाला पद्धति में विधि है पारायण। पारायण का मतलब दोस्तों किसी भी चीज को बारंबार रिपीट करना, जिसको अपन रटंत विद्या कह सकते हैं एक तरह से। बल्कि यह बात आपको पता होगा कि नई शिक्षा नीति में रटने पर बल नहीं दिया गया है, रटने का पूरी तरह से निषेध किया गया है। दोस्तों आगे हम बात करें व्याख्या विधि के बारे में, तो व्याख्या का मतलब होता है
किसी चीज के बारे में बढ़ चढ़कर कोई बात प्रस्तुत करना। जैसे मैं अभी कह दूं बरम एको गुड़ी पुत्रो नाचे मूर्ख सताने पी एक चंद्रतम मोहंती नाचे सारा शस्त्रगम। बरम एको गुड़ी पुत्र नाचे मूर्ख सताने पी, मतलब सीधा सीधा कि बरम माने श्रेष्ठ होता है, एक माने एक, गुड़ी पुत्र माने गुणवान पुत्र, एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है, नाचे मूर्ख सतानी अपी, 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा। एक पद्य मैंने पढ़ा आपके लिए, और मैं कौन सी विधि उसमें उपयोग में ला रहा हूं, व्याख्या विधि, कि पहले पद्य को आपको पढ़ के सुनाऊं, उसका आपको उच्चारण करके सुनाऊं, फिर उसके बाद उसकी क्या करूं, मैं व्याख्या करूं। तो देखिए, पद्य को पढ़ने का मतलब पारायण, आपको सिखाने का मतलब पारायण हो गया, और उसी पद्य का मैं आपको व्याख्यात्मक रूप में हिंदी रूप में प्रस्तुत करूं तो वो कौन सी विधि हो गई, व्याख्या विधि होगी। एक चंद्र तमोहंती नाचे तारा सहस्त्रगम। आपने देखा होगा रात के समय में एक चंद्रमा रात्रि के पूरे अंधकार को हर लेता अकेला, लेकिन करोड़ों की संख्या में जो तारे होते हैं वो अंधेरे को नहीं मिटा पाते। तो बात निकल के आई क्या, कि व्याख्या विधि का मतलब है कि जो चीज आपको अध्यापक ने सिखाई है उसकी व्याख्यात्मक शैली आपके सामने वो सिखा के दे, अर्थात उसका हिंदी रूप करके आपको दे। अंग्रेजी अगर बोलिए तो अंग्रेजी का हिंदी या संस्कृत रूप आपको बता के दे, संस्कृत अगर बोलिए तो संस्कृत का अंग्रेजी या हिंदी रूप भी आपको बता के दे। दोस्तों, इससे आगे आती है प्रश्नोत्तर शैली। प्रश्नोत्तर शैली का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कोई बात कर ली, कोई पद्य हमने पढ़ लिया, और पद्य पढ़ के हमने आपसे पूछा कि जैसे मैंने बोला आपको बरम एको गुड़ी पुत्र, तो मैंने प्रश्न कर लिया कीदृश पुत्र श्रेष्ठ, उत्तर क्या आएगा, बरम एको गुड़ी पुत्र है, बरम एको गुड़ी पुत्र है। ये कैसी शैली हो गई, प्रश्नोत्तर शैली हो गई। जो चीज अध्यापक पढ़ा रहा है उसको प्रश्नों के माध्यम से समझा के दे। जैसे मैंने कह दिया 100 मूर्ख पुत्रों की बजाय एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है, तो मैं प्रश्न करूं कितने कितने पुत्रों की बजाय से गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है, तो संख्या लिखनी है क्योंकि उसमें आई है 100 मूर्ख पुत्रों की बजाय। अब जैसे मैं कह दूं एक चंद्र तमोहंती नाचे तारा सहस्त्रगम, एक चंद्रमा पूरे आकाश के, पूरी धरती के किसको हर लेता है, अंधेरे को हर लेता है, नाचे तारा सहस्त्रगम, करोड़ों की संख्या में तारे उसका अंधकार दूर नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये आपकी प्रश्नोत्तर शैली है। मैंने अभी आपसे पूछा कि सुनीति कुमार चटर्जी कौन है, अभी जवाब तुरंत पढ़ा थोड़ा सा पहले, संस्कृत आयोग के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। संस्कृत आयोग का गठन कब हुआ, 1956 से 1957 में। डेट क्या है, 1 अक्टूबर 56। तो ये सवाल हैं, किसी भी चीज को अपन प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगली प्रविधि की, तो भाषण प्रविधि। भाषण विधि का मतलब क्या होता है, जैसे अभी आपसे कह दिया कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, इस बात पर भाषण दीजिए। अब सेंटेंस हमारे लिए किसी ने दे दिया, टाइटल दे दिया हमारे लिए उमाशंकर जी ने कि बताओ साहब संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, कैसे पढ़ाओगे, कैसे समझाओगे। तो मैं इनकी बात को स्वीकार किया, ये प्रश्न के रूप में मेरे सामने आया। अब मैं भाषण विधि के माध्यम से उसको समझाऊंगा, क्योंकि वर्कशॉप में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उन सबको मुझे समझाना है। आप जो बैठे हुए हैं, जो क्लास देख रहे हो, सबको मुझे समझाना है। तो भाषण का मीनिंग क्या होता है मित्रों, अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर अच्छे शब्दों में रिप्रेजेंट करना। सबसे पहले बात करें वैदिक काल की। देखो लाला, तुमने बताओ भगवान कृष्ण को जन्म भयो, तुमने बताओ राम भगवान को जन्मे, राम जी के टाइम पे रामायण चली, भगवान श्री कृष्ण महाभारत करवायो, महाभारत में काले करवाए, महाभारत में वो बात लिख रही है, क्या है ना, यज्ञ भारते तन्न भारते, महाभारत में लिखा हुआ है यज्ञ भारते तन्न भारते, मतलब जो या दुनिया में हते वो महाभारत में हते, और जो महाभारत में ना है वो दुनिया में होना है। यत न भारते तत् न भारते, जो महाभारत में नहीं है वो भारतवर्ष में कहीं नहीं है, क्योंकि महाभारत में 1 लाख श्लोक लिखे गए हैं और 1 लाख श्लोकों में दुनिया की सारी चीजों का वर्णन कर दिया है। यत ये अस्ति तत् न अस्ति क्वचित, जो यहां है वो कहीं नहीं है, मतलब कहने का जो महाभारत में लिख दिया गया है वो दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ। दोस्तों, ये आपकी कौन सी शैली होगी, भाषण शैली होगी, मतलब किसी भी चीज के बारे में बढ़ा चढ़ाकर अपने अच्छे से शब्दों में सामने वाले को समझाना, चाहे वो संस्कृत भाषा है, चाहे वो संस्कृत का सूत्र है, चाहे कोई मंत्र है, चाहे कोई वो पद्य है, चाहे कोई वो गद्य है, चाहे कोई वो नाट्यांश है। अब ये भाषण प्रविधि जो होती है वो किसी बिंदु विशेष पर होती है, ये भी ध्यान रखना।
और कहां के लिए उपयुक्त है, ये सारी विधियां हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल थोड़ा थोड़ा सा टाइटल होता रहे। आगे हम बात करें वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि, ये विधि कहां के लिए उपयुक्त है भाई साहब? वाद विवाद विधि जो है उसकी हम बात करें तो ये हमारे देखो शिक्षा के 3 स्तर बताए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 12वीं क्लास तक एजुकेशन की, ओनली स्कूली शिक्षा की, तो स्कूली शिक्षा पे तीन आपके स्तर है। कौन कौन से बताओ? सबसे पहले हो गया प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, दोनों इसी स्तर में आ जाते हैं। फिर हमारा माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर। दोस्तों अब हमको थोड़ा आगे हायर एजुकेशन में लेके चलेंगे तो सबसे पहले माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्चतर स्तर, ये स्तर हमारे जो बनते चले जाते हैं। अब तक एजुकेशन क्या है, 10+2 है, और अब क्या है, अब शिक्षा का जो स्तर है वो क्या है, अब शिक्षा का जो स्तर है वो किस तरीके का है, 5+3, ऐसे 5+3 क्या हो गया, 8 हो गया। फिर बताओ, फिर 2+2 ऐसे, यानी कि नई शिक्षा नीति की बात हम आगे करेंगे। फिलहाल आपको हम बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले जो बात है वो हमारी क्या है कि पहले हम लोग 10वीं की बात करते थे +2, फिर 12वीं की बात करते थे। अब स्तर में कुछ बदलाव आ गए हैं, तो ये सारे स्तर विभिन्न प्रकार की प्रविधियों के टाइप पे आपको बताने वाले हैं। फिलहाल आगे रखिए, पेशेंस बनाए रखिए और आगे पढ़ते रहिए। मित्रों आगे जो हमारी विधि है वो कौन सी है, वाद विवाद विधि। तो ये उच्चतर स्तर की विधि है। छात्रों के सामने रख दिया कोई टॉपिक और सबसे विचार मांगे जा रहे हैं कि बताओ भैया आतंकवाद पे तुमको बोलना है, कैसे बोलोगे? जैसे कह दिया कालिदास के बारे में आप क्या जानते हैं, बोलो क्या बोलोगे? अभी आपके को बोल दिया कि मेघदूतम के बारे में बताओ, आप क्या जानते हैं, बताओ क्या क्या पढ़ाया आपने। जैसे अभी आपसे कह दिया रामायण के बारे में आप क्या जानते हैं। तो दोस्तों टॉपिक विशेष देके वाद विवाद करवाया जाता है। जैसे मैंने अमुक नाम के छात्र को कोई बोल दिया कि चलो भाई तुम खड़े हो जाओ, उमा जी आप बताओ रामायण के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उमा जी ने अपने विचार रख दिए। किसी नारायण नाम के छात्र को बोला भाई तुम बताओ, तो नारायण ने अपने विचार रख दिए। तो सबको वाद विवाद करवाया जा रहा है और जो जो एक्स्ट्रा जानकारी आ रही है वो छात्रों के सामने अपने आप रिप्रेजेंट हो रही है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस बात में वाद विवाद हो गया वो बात कभी भूली नहीं जा सकती भाई साहब। जनरल डिस्कस जिस चीज पे हो गया निश्चित रूप से आप उस बात को भूल नहीं सकते हैं, और यदि आप उसको भूल नहीं सकते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं वो आपको कभी भी भूल के योग्य नहीं होती, क्योंकि वाद विवाद जिस विषय पे हो जाता है निश्चित रूप से आप उसको कभी भी चर्चा में लेके आ जाओ, आप कभी भी उसके बारे में जो है कि परेशानी महसूस नहीं करोगे, आपको तुरंत वो समझ में आ जाएगी। मित्रों आगे मैं बात करना चाह रहा हूं, अगला पॉइंट कथा कथन विधि। कथा कथन विधि का मतलब क्या होता है, जैसे किसी विषय विशेष को लेकर हम बैठ गए, कोई पाठ आ गया, राजा दुष्यंत को लेकर कोई पाठ आ गया, तो दुष्यंत कौन था, दुष्यंत को लेके कोई बात आ गई तो दुष्यंत कौन था, तो दुष्यंत को लेके हमने जैसे सवाल किया कि भाई दुष्यंत एक राजा था हस्तिनापुर का, और उसकी जो है कि शादी हुई थी किसके साथ, शकुंतला के साथ, और कर्ण ऋषि के आश्रम में शकुंतला से जो है वो प्रभावित होता है और उनका प्रेम विवाह हो जाता है। तो ये सारी बातें जो है उनके दिमाग में रहनी चाहिए। कहने का मतलब हम कथा के द्वारा, पाठ में क्या लिखा हुआ है हमें नहीं पता, कथा के द्वारा हम सारी बात जो है उसको समझा दें, उसको हम निश्चित रूप से कौन सी विधि के अंतर्गत रखेंगे, कथा कथन विधि के अंतर्गत रखेंगे। मित्रों आगे अगली जो विधि है वो कक्षा नायक विधि है। कक्षा नायक विधि का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि हमारे सारे क्लास के छात्रों में से हम कोई एक नायक निश्चित कर रहे हैं। जैसे मान चलिए क्लास 10th पढ़ा रहे हैं हम, क्या क्लास 8th पढ़ा रहे हैं, क्लास 5th पढ़ा रहे हैं, कोई भी क्लास हम लेके बैठे हैं, क्लास 6 लेके बैठे हैं दोस्तों, हमने उस कक्षा में एक मॉनिटर नियुक्त कर दिया, और यदि कक्षा में मॉनिटर नियुक्त हमने कर दिया तो मॉनिटर का काम क्या होता है, क्लास को हैंडल करना, क्लास में नई नई बातें सिखाना, नई नई बातों को सीखना। और निश्चित रूप से दोस्तों अगर वो बातें बच्चा सीख रहा है तो वहां उन बातों को लेके, यानी कि छात्र को जो जो चीजें बताई गई हैं उन बातों को लेके, छात्रों को जो जो बातें बताई गई हैं उन बातों को लेके जो है कि छात्रों को बताया जाएगा सबसे पहले कि भैया कौन जो है सबसे पहले रामायण पे अच्छा वाला बोल पाएगा। तो छात्र जब सुनने लगेंगे तो सारे छात्रों के लिए कौन बताएगा, सबसे पहले नायक ही बताएगा कक्षा का, और कक्षा का नायक यदि सब बातों को बताएगा
तो निश्चित रूप से उसके लिए सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद में अगली जो विधि है उसका नाम है दोस्तों व्याकरण विधि। और व्याकरण विधि क्या है ये बात भी आप समझ लीजिए। व्याकरण विधि में आपको व्याकरण के माध्यम से व्याकरण पढ़ते हुए, व्याकरण को पढ़ते रहने के माध्यम से आप निश्चित रूप से सारी बातों को जो है वहां पर सिखाएंगे बच्चों को। और प्लस संदर्भ जो क्षेत्र है आपका, जो जो चीजें वहां पर चर्चा में आई हैं, व्याकरण के शब्दों का ज्ञान कराते हुए उन सारी चीजों को हम जो छात्रों को सिखाएंगे इस विधि के माध्यम से। दोस्तों अगला जो हमारा वो है सिस्टम, अगली जो हमारी परंपरा है, अगली जो हमारी विधि है, उन विधियों को लेकर भी हम आपके बीच में चर्चा करना चाह रहे हैं। और उसमें देखिए सिस्टम से हम सारी चीजों की बात करेंगे, जैसे नवीनतम विधि कौन सी है, अर्वाचीन विधि कौन सी है, इन सारी विधियों को लेकर भी हम आपके बीच जो है चर्चा करना चाहेंगे। तो दोस्तों ये सारी बात आगे पढ़ें सबसे पहले, और इनमें जो विधि प्रविधि आपको बताई है एक बार अपनी नोटबुक निकाल के उसको नोट करें आप, फिर हम सिस्टम से सारी बातों को आपको समझाते हुए चलेंगे। तब तक देखते रहिए अवस्थी कंपटीशन क्लासेस। नमस्कार, धन्यवाद।